लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द दिल्ली ब्लास्ट केस। जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली रेड फोर्ट के पास में, दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके पास में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कैजुअलिटीज़ बताई जा रही दैट अराउंड 10 पीपल हैव बीन फाउंड डेड। तो उसके ऊपर है और ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का भी कंटेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जीएस पेपर 3 में आपका आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हाई रिलेवेंस है इसका। मिलिटेंसी एंड टेररिज्म जो कि एक टॉपिक इसमें कवर्ड है। द इंसिडेंट इन्वॉल्व्स अ कार ब्लास्ट यूजिंग पावरफुल एक्सप्लोजिव्स and a link to a terror module and a doctor from Pulwama. Focus on the evolving nature of terror threats, use of IEDs and powerful explosives, and the challenge of radicalization in the conflict zones, Kashmir. काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं जो कि अभी न्यूज़ में सभी लोग देख ही रहे होंगे। लखनऊ से भी एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर जो हैं वो अरेस्ट हुई हैं। नाउ क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस की भी बात की गई दैट द सस्पेक्ट्स ओरिजिन पुलवामा और कश्मीर एंड द मेंशन ऑफ द लिंक्स टू अदर रीजन्स जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, यूपी hint at an organized widespread network possibly receiving external support. Definitely without external support it is not possible. So the study and the tactics of terror financing and the mechanism of cross border terrorism. Next आपका है security apparatus, the initial failure of the system to prevent blast. Tall Hits 13 highlights the gaps in intelligence gathering and preemptive security. Discuss the need for better intelligence coordination. MAC और SMAC इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, MAC एंड SMAC है क्या, ये इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के टर्म्स हैं कोई। एंड सिक्योरिंग हाई वैल्यू सिम्बॉलिक लोकेशंस लाइक रेड फोर्ट. Forensic science and investigation, the use of DNA collection from the family to match the remains found in the burnt car is a crucial investigation tool. So here you need to understand about the DNA fingerprinting का जो concept है forensic science में, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में यूपीएससी के कंटेक्स्ट में नोट्स बना लीजिएगा किस तरीके से पहचान होती है फॉर मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज़ इट्स रोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया इसमें कवर अप हो जाता है वो जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म है। फेडरल कोऑर्डिनेशन, द होम मिनिस्ट्री हैंडिंग ओवर द केस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनआईए कहते हैं, with cooperation from Jammu and Kashmir, Haryana and UP police, demonstrate center-state cooperation in the internal matters, analyze the institutional structure for policing and internal security in India. List 1, 2 and 3. Now if we talk about the role of NIA, तो ये एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है which takes over the underscoring its role as the primary central agency for probing terror offenses across the country. Focus on mandate, powers and jurisdiction of NIA. ये आपको फोकस करना है कि मैंडेट क्या है उसका, पावर्स क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है। ये यूपीएससी रिलेवेंस में इम्पॉर्टेंट है। नाउ एंटी टेरर लॉज, द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड अंडर स्पेसिफिक एंटी टेरर स्टैट्यूट्स लाइक यूएपीए। यूएपीए एक बहुत फेमस एक्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस एंड ह्यूमन राइट्स इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज एंटी टेरर लेजिस्लेशन, तो ये आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री एंड सोसाइटी लिमिटेड रेलेवेंस मिला है कहीं ना कहीं। सो सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या मिला है हमें इस आर्टिकल से, द सस्पेक्ट बीइंग अ डॉक्टर एंड अ ब्लास्ट अकरिंग इन द नेशनल कैपिटल लिंक टू द चैलेंजेस ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। नाउ ये कहीं ना कहीं एथिकल सेंस में आ जाता है, आपका एथिक्स में आ जाता है। हालांकि इन्होंने जीएस पेपर 1 में दिया है बट इसमें नहीं आता ये, मेरे हिसाब से जीएस पेपर 4 में ज़्यादा इसका रिलेवेंस है। ये की कंसेप्ट जो है रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ये उनमें ही जीएस पेपर 4 में, और हिस्ट्री में भी एट सम पार्ट्स आ जाता है, नॉट मच बट एट सम पार्ट्स। सो इम्पैक्टिंग द एजुकेटेड इंडिविजुअल स्टडी, you need to study the socio-economic factors which are driving youth towards the militancy or radicalization in the regions like Kashmir.
ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या ये मेंस में आ सकता है, जो कि वहाँ के जो यूथ हैं ऑफ कश्मीर, रीजन लाइक कश्मीर, क्या रीजंस है कि मिलिटेंसी की तरफ इनका अट्रैक्शन हो रहा है. सो लोकेशन सिग्निफिकेंस, टारगेटिंग द रेड फोर्ट which near where the blast occurred is a symbolic act against the Indian state. So summary of key factual details. दिल्ली ब्लास्ट केस, ये पूरा समरी दिया हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट आपका टॉपिक है SIR फॉर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. बेसिकली दिस इज एन एनालिसिस फॉर GS पेपर. This article basically discusses a legal challenge in the Supreme Court against the Election Commission of India on special intensive revision of electoral rolls and statutory right to comprehensive revision. नेक्स्ट अगर हम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हाईएस्ट रेलेवेंस है इसमें. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पावर्स, जो भी क्राइटेरिया हैं, फंक्शंस हैं. रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो द कोर इशू इज़ द चैलेंज टू ECI's एक्शन conducting SIR and the extent of constitutional statutory powers, particularly under Article 324. Please do study Article 324, जो कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में है. फोकस एरिया, एनालाइज द रोल. मेन फोकस एरिया जो यहाँ से उठ रहा है, रोल एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ ECI. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी आपको बताया. और कॉम्पोजिशन भी आप पढ़ ही लीजिएगा. स्टैट्यूटरी मैंडेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत है. रेलेवेंस क्या है इसका? द आर्टिकल highlights Section 21 of the Representation of People Act 1950, which mandates a comprehensive revision of roles every year. The ECI often conducts an inter alia summary revision, instead leading to a legal challenge. So focus area की अगर हम बात करें, distinguish between the RP Act 1950 and the RP Act 1951. ये आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है इसमें. And also you need to focus on the legal basis of electoral roll revision in that. Now next आपका जो इसमें आ जाता है, right to vote and demographic shifts. The opposition claims the SIR led to a massive exercise to delete the voters, potentially affecting the constitutional right to vote and failing to account for significant demographic changes since 2002. You need to focus here on constitutional legal status of right to vote, whether it is a constitutional status or it is a legal status given. Next आपका टॉपिक आता है citizenship and documentation. The need for voters to prove citizenship is referenced citing Article 5 to 11 of the Constitution and Citizenship Act 1955. Article 326 requires only citizens to be the voters. The use of Aadhaar in the process is to be mentioned. Focus area क्या क्या है? Legal provisions governing the Indian citizenship and the distinction between the documents required for voter registers. क्योंकि बेसिकली वहाँ पर रेशन कार्ड्स और आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट्स ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ बेसिक रेलेवेंस. और एक चीज़ और आपको पता करनी है कि वोटिंग इस बेसिस पे होती है, आधार कार्ड को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. इसका रीज़न ये है कि आई थिंक देयर इज़ अ रूल, मुझे जहाँ तक ऐसा याद है, मैंने कहीं किसी आर्टिकल में ही पढ़ा था, दैट देयर इज़ अ रूल दैट द पर्सन शुड बिलोंग टू दैट होम टाउन और दैट ओरिजिन, तभी एक्सेप्टेंस में आएगा. तो इस रूल को भी आप पढ़ लीजिएगा. दैट इज़ वाई आई थिंक आधार कार्ड्स आर नॉट बीन चेक्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शादी हुई, आप दूसरे स्टेट में चले गए, या आपका ट्रांसफ़र हुआ, या आप जॉब के सिलसिले में चले गए और आप वहाँ के काफ़ी सालों से आप रह रहे हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर वोटिंग आपका शुरू हो ही जाएगा, आप इनरोल कर दोगे तो. बट आई थिंक लीगली जो है, जो लीगल प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से ये होता है कि जो आपका होम टाउन है आप वहीं से वोट दे सकते हो. आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर फीमेल्स, बट शायद मेल्स के लिए ऐसा कुछ है. तो आप इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा. आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकदम सही हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था. सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू.
Next, voter enrollment and deletion process. The debate centers on the procedures for enrollment and deletion, which is a very complex process, जो कि हम देख भी रहे हैं, and safeguards against the arbitrary action referencing the Supreme Court's 1955 judgment. So you need to study the voter registration. No, you don't need to study this क्योंकि UPSC इस पर कभी नहीं पूछेगा. GS पेपर 1 में अगर इस हिसाब से देखा जाए, सोशल इश्यूज एंड सोसाइटी, डेमोग्राफिक डायनेमिक्स एंड इलेक्शन. बेसिकली ये आर्टिकल जो है नोट करता है मैसिव डेमोग्राफिक चेंजेस, अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन स्टेट्स लाइक बिहार सिंस 2002 to 2003, so which necessitates accurate and timely role revision. So आपको इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है बिकॉज ये कहीं ना कहीं सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, बट आप इस पर नोट्स बना सकते हो या आंसर राइटिंग कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू दैट आप नोट्स बना सकते हो कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं उनका क्या सबसे बड़ा असर पड़ता है. सो यू कैन इंक्लूड कि वोटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज एज वेल. सो कंक्लूसिवली अगर हम बात करें, द सेंट्रल टेंशन इज बिटवीन द ECI's फंक्शनल डायरेक्शन and under Article 324 and the mandatory annual comprehensive revision required by the Section 21 of the RP Act 1950. इंटरलिंकेज की अगर हम बात करें, द इशू ऑफ सिटीजनशिप प्रूफ फॉर वोटिंग आर्टिकल 326 intersects with the debate over Aadhaar card as a potential mandatory document in the electoral process. Next आपका टॉपिक है exploited workers and labor policy. The article criticizes the gap between the policy intent, example promising the draft Shram Shakti Niti 2025. ये जो आपका श्रम शक्ति नीति इस पे वर्क कर लीजिएगा. एंड द रियलिटी ऑफ वर्कर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली फॉर दोज इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी. इनफॉर्मल इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर ईयर. ये एक इकोनॉमिक टर्म है. इनफॉर्मल इकोनॉमी होता क्या है, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. नाउ विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है इट नोट्स द फेलियर टू एक्सटेंड the basic rights and benefits, that is the wages, working hours, safety, insurance, and 100 million plus exploited laborers. What you need to focus is evaluate the efficacy of the current social security nets like the e-shram and other proposed schemes for the universal coverage. ये आपका प्रीलिम्स में आ सकता है. e-shram के बारे में भी आप देख लीजिएगा. For the gig workers, unorganized workers and women with who face the double bind of domestic and paid labor. So government policies and interventions की बात अगर की जाए, so government policy and interventions के हिसाब से अगर हम बोलें तो critics आर्ग्यू करते हैं कि ये जो फ्यूचर रेडी विजन है ऑफ ड्राफ्ट श्रम शक्ति नीति 2025 एंड प्रोजेक्ट भारत, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई करते हैं ऑन डिजिटल सोल्यूशंस विदाउट एड्रेसिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड इन्फोर्समेंट. ये इनका कहना है. तो आप ये जो AI ड्रिवन नेशनल करियर सर्विस है एंड द रोल ऑफ डिजिटल लिटरेसी, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा. नेक्स्ट आपका इसी में रेलेवेंस आ जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का. बेसिकली मेंशन करता है आर्टिकल ये अबाउट द ILO's फाइंडिंग ऑन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशंस बाय इंडिया. It highlights a disconnect with the ILO conventions 14, 16 and 47. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी. नेक्स्ट आपका पब्लिक पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है. तो इसके रिलेवेंस में अगर हम बात करें तो द सेंट्रल थीम इज़ द गैप बिटवीन द पॉलिसी इनैक्टमेंट एंड ग्राउंड रियलिटी. Empty promises. It argues for strong enforcement and institutional backing and legal safeguards over mere digital registration. Now focus area इसमें क्या हो सकता है आपका with respect to UPSC. तो you need to examine the issues of governance, enforcement mechanism and importance of robust statutory constitutional or legal rights, statutory or constitutional rights over the discretionary policy.
बेसिकली ये जो एस्पेक्ट आ जाता है ये आपका गुड गवर्नेंस के अंदर आ जाता है, और कहीं ना कहीं डीपीएसपी से भी इसका लिंकेज पाया जाता है। जीएस पेपर 3 के एस्पेक्ट में भी इस पे कुछ पाया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के अंडर ये आ जाता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड लेबर मार्केट रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल डील्स एक्सटेंसिवली विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द 90% ऑफ द इनफॉर्मल वर्कफोर्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सच भी है। Citing examples like the forced labor in seafood industry, brick kilns and textiles. So आपको analyze करना है the structure and challenges of India's informal economy, the reasons for its persistent and its contribution to GDP versus the workers' right. Now technology and labor की अगर हम बात करें तो basically ये जो policy aims to use AI and digital literacy for skilling, matching and social security. Project Bharat, however, प्रोजेक्ट भारत इसमें एक मुख्य इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है नोट्स द रिस्क ऑफ डिजिटल एक्सक्लूजन एंड फेलियर टू एड्रेस द डिजिटल सेफ्टी एंड प्राइवेसी। अब इस पर प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पर प्रॉब्लम मेन जो ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एडवांसमेंट की वजह से ये हो सकता है कि बहुत लोग इसको अवेल ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत लोग इलिटरेट होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना आता है एंड दे कैन बी ब्लफ्ड अप वेरी इजीली। तो AI ड्रिवन स्किलिंग एंड ई श्रम पोर्टल, इस पे ध्यान दे दीजिएगा आप। नेक्स्ट आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी आ जाता है। तो फेलियर इन लेबर राइट्स आर द टू फेलियर इन लेबर राइट्स टू द टारगेट्स ऑफ SDG गोल 8। SDG गोल 8 क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ and the need for just transition policies for workers in climate affected sectors. Example, coal mining. So study the link between national labor policy and achievement of relevant SDGs, ये important है। Ethics and integrity की अगर बात की जाए तो basically जो policy failure है represents a lack of empathy and commitment towards the most vulnerable sections, exploited women, migrant workers, informal laborers, etc. आपको एनालाइज करना है एथिकल सेंस के नाम पे भी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक सर्वेंट्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। इस सेंस में भी आपको एनालाइज करना है पूरा ये आर्टिकल जो है। सो दीज आर द आइडियाज़ विच आई एम गिविंग यू। कुछ वर्क आपको खुद भी करना पड़ेगा, ये एक बेसिकली एनालिसिस है, तो दैट इज़ वाई मैं आपको जितना डिटेल हो सकता है उतना बता सकती हूँ, बट सम वर्क यू नीड टू डू इट एज वेल। ड्राफ्ट श्रम, प्रोजेक्ट भारत, ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ ईविल, काउंटर टेररिज्म एंड सोशल हार्मनी, ये एडिटोरियल का बेसिकली टॉपिक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कार ब्लास्ट इंसिडेंट ऑन November 10। सो एक्सप्लोजन हुआ था नियर द रेड फोर्ट, दिल्ली, किलिंग 13 एंड sorry, it's 13 people, not 10, and injuring several. Legal aspect में अगर हम बात करें, being investigated as an act of terror under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA है। मैंने बोला था ये बहुत फेमस एक्ट है, इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा, इसके प्रोविजंस को ध्यान दे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में बात कर ही चुके हैं, NIA है। सस्पेक्ट लिंक डॉक्टर हैं उमर उन नावी फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर, इन पे सस्पेक्ट है क्योंकि ये इन्हीं की ओन्ड कार थी। सजेस्टिंग पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स वेयर सिक्योरिटी इज चैलेंज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड द नेशनल कैपिटल। Counter terrorism strategy and critic. The editorial notes that a reliance on strict hard laws like UAPA and crackdown alone, while necessary, is only one component of a strategy. Need for protective smart security failures highlights the need for a smart proactive security policy instead of reliance on sweeping measures after the fact. Political conduct की अगर हम बात करें, calls on the government, opposition and media to avoid speculation and rhetoric that could incite the violence or target innocent civilians, urging them to promote peace and calm.
इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें विच दे आर सेइंग, तो an effective counter-terrorism strategy must integrate promoting social harmony and reinforcing legitimacy of the state alongside robust security measures. Terrorist actions aim to trigger social chaos and undermine the state's legitimacy. देखिए, मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ हार्ड लॉज की जगह अगर इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होगा और जो भी लूप होल्स हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस जो होते हैं, उन पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. इंडियाज हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर 2024. नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. की ट्रेंड्स क्या है? एब्सोल्यूट इंक्रीज. 2024 में इंडिया रजिस्टर्ड द एब्सोल्यूट लार्जेस्ट इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अमंग ऑल द कंट्रीज. ये देखिए टेबल भी दिया है. सेक्टरल ब्रेकडाउन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस. इसमें फॉसिल फ्यूल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. लोएस्ट जो है फ्लोरिनेटेड गैसेस का है. सो ग्लोबल रैंक, ड्यू टू दिस इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ओवरऑल ग्लोबली. पर कैपिटा एमिशंस की अगर हम बात करें, इन पर कैपिटा एमिशंस इंडियाज एमिशंस रिमेन लेस देन हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज. सोर्स ऑफ डेटा क्या है? एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025. इसे कौन पब्लिश कराता है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है. हर 4-5 साल के गैप पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं. सो एमिशंस गैप रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये देखिए ये टेबल दिया हुआ है. ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर ही है. टेबल दिया हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है पर कैपिटा पर ईयर पर स्टेट्स. उसमें इंडिया का 4.4 है. एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें इंडिया contributes the highest to this among all the nations. आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आफ्टर द ब्लास्ट. प्राइमरी गोल, द चीफ रोल of forensic expert is to determine if a blast or explosion was intentional, sabotage or terrorism or accidental, and to reconstruct the mechanism of the device. अब बेसिकली फॉरेंसिक्स कैसे काम करता है ये इसके ऊपर आर्टिकल है. What are the key tasks and procedures? Site examination and epicenter. What would be the role of the forensic at site examination and epicenter? So experts basically locate करते हैं epicenter को, basically the point of origin of the blast, which is indicated by the crater size, depth and the pattern of the force distribution. So evidence collection होता है. उसके बाद crucial samples and trace materials are collected of the explosives and unexploded residues like the RDX, potassium chloride, etc. are also collected. So a common collection method is wiping the area with a cotton swab soaked in the acetone. तो ये आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि कॉमन कलेक्शन में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो एसीटोन का इस्तेमाल होता है. अदर एविडेंसेस इंक्लूड्स द डेब्रिस, सॉइल, मेटल फ्रैगमेंट्स, वायर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द विक्टिम्स. लेबोरेटरी एनालिसिस, उसके ये नेक्स्ट स्टेप होता है लेबोरेटरी एनालिसिस का. सैम्पल्स आर एनालाइज टू डिटरमाइन द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव्स. Fourier transform infrared spectroscopy and GCMS, that is the gas chromatography, mass spectrometry are the primary tools in the laboratory. TLC, thin layer chromatography, separates and identifies the components. Reconstruction of the IEDs. For intentional blast, experts look for components of an improvised explosive device. Power source, example battery, initiator, example detonator, and explosive material, switch or timer, example cell phone, alarm clock. Evidence on victims, explosive residues are collected from the hands, hair and
clothing of the suspected bomber or victims. This analysis is the key to determining if a victim was the carrier suicide bomber of the device. Why do astronauts wear pressurized suits? So basically, they wear it for the survival outside the spacecraft in the vacuum. Protection from the pressure and vacuum. The vacuum effect. Space has virtually no pressure. Human body is acclimated to the Earth's atmospheric pressure. Decompression sickness. Without a counter pressure suit, the low pressure would cause gases dissolved in the astronaut's body fluids like blood to instantly form bubbles, which is known as the decompression sickness or the bends. Boiling of the fluids, extreme low pressure would cause surface fluids like sweats and saliva to boil at normal temperature. Suit function क्या है? EMU provides a pressurized, stable environment to exert counter pressure on the body, maintaining body fluids in a liquid. Astronauts must pre-breathe pure oxygen to purge the nitrogen from the bloodstreams before spacewalk, as the suit is only pressurized to 4.3 psi. Protection from the environment. Temperature extremes भी होते हैं. Suits use a liquid cooling and ventilation garment LCVG with circulating water to maintain a stable, comfortable temperature. Basically, temperatures in space can range from minus 150 degrees Celsius in the shade to over 120 degrees Celsius in the direct sunlight. Micrometeoroids and debris. The outer layer of the suits is made up of materials like the mylar and dacron that protect against the impacts from fast moving space particles. Radiation and oxygen. The suit provides basic shielding from harmful radiation and supplies a constant flow of breathable oxygen. So, this is the last topic of the day: status of rare earth hypothesis. The rare earth hypothesis proposes that while microbial life is common, the emergence of the complex multicellular life like the earth is extremely rare due to the requirement of a highly improbable set of astronomical and geological events. Key requirements supporting the hypothesis क्या है जो कि फाइंडिंग में पता चला है? Astronomical Goldilocks condition, galactic habitable zone GHZ. Location must be safe from the supernova and gamma rays burst, yet contain sufficient heavy elements. Quiet star must orbit a stable, long-lived star like the Sun to avoid atmospheric stripping by flares from the smaller stars. Giant planet. A planet like Jupiter is necessary to act as a gravitational sweeper, deflecting or capturing the catastrophic comets and asteroids. Geological or planetary Goldilocks condition. Large moon, essential for stabilizing the planet's axial tilt, which prevents extreme climatic swings. It also creates tides. Plate tectonics, crucial for long-term climate stability, as it regulates the atmospheric carbon dioxide via carbonate silicate cycle, Earth's thermostat. Magnetic field, a strong internal dynamo. Magnetic field is needed to shield the planet from the destructive solar wind and cosmic rays. What are the new findings and the conclusion? Challenging data, recent telescope findings, Kepler and Webb, suggest that water-bearing rocky planets in the habitable zone are more common, challenging the hypothesis rarity claim. Final status, the hypothesis remains influential, asserting that the concurrence of all critical stabilizing factors, not just water, is what makes an Earth-like planet capable of supporting complex, highly evolved life, a truly rare phenomena. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.